गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गोखले का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ गोखले। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का सबसे पहले हमने बायोग्राफी देखी, फिर उनके सोशल व्यूज, उनके पॉलिटिकल व्यूज, और लास्ट जो मोमेंट होता है उनके चैप्टर का, उनकी क्लोजिंग का, ये होता है कि उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक विचारों, जितने भी उनके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमी व्यूज हैं, उनकी मान्यता और उनके कार्य रूप से परिणत करने की जो भी विधि है, उनका अध्ययन करने के बाद ये इस एवोल्यूशंस पर निकलना अनुचित नहीं होगा। मतलब जो उनका निष्कर्ष हो, जो कंक्लूजन्स हो, वो बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए हैं, उनमें उसके उदारवादी स्वरूप, यानी कि जो उनका लिबरल जो नेचर है, उनके निर्माण में उन्होंने एक नेता की भूमिका निभाई है। तो गोखले के योगदान बहुत सारे रूपों में हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, जब भी बात आती है सामाजिक सुधार की, तो राजा राम मोहन राय के बाद दूसरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले का ही आता है। और एक तरीके से इनका जो स्टेटस है, जिनमें महात्मा गांधी जी भी इनको एक तरीके से अपना गुरु मानते थे, तो एक लेवल पर हम उसको देख सकते हैं एक बहुत अच्छे नेता, एक बहुत अच्छे लीडर हमारे नेशंस के लिए। साथ साथ में जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है उनका उनमें भी इनका बहुत अहम जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। और स्पेशली समाज को सुधारने में इनकी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूपों में, जैसे पहला है यहाँ पे एक श्रेष्ठ उदारवादी, एक मॉडरेट लिबरल। तो मैंने अपने लेक्चर में जब भी गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात होती है, तो मैं अपने हर लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो एकमात्र ऐसे लीडर थे जो उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही, जो नरम दल और गरम दल थे, दोनों ही दलों में इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था, और दोनों ही दलों में इनकी बातें रखी जाती थी। तो सबसे पहले एक श्रेष्ठ उदारवादी के नाम से जाने जाते, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जब हम पढ़ते हैं इनकी योगदान, और या फिर ये कहें कि जो भी इनका योगदान है देश के प्रति हर एक मोमेंट में, तो गोखले भारत में उदारवाद के प्रवर्तक थे तथा उनके उदारवाद का मार्ग उनके इस आग्रह में अभिव्यक्त हुआ। आग्रह का मतलब होता है एक्सप्रेस इन हिज इंसिटेंस। तो भारत को न सिर्फ उदारवादी मूल्यों और आदर्शों को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उनकी प्राप्ति हेतु अनिवार्य रूप से संवैधानिक साधनों का प्रयोग करने में आस्था प्रकट करनी चाहिए। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को हम जिस तरीके से सिलेबस में लगा करके स्टडी करते हैं कि सिलेबस में लगा हुआ है एज ए स्टडी के लिए, हमने वहाँ पर वो चीज़ें रखी हुई है, लेकिन जो उनके ओपिनियन थे, अगर लोग उनको एक तरीके से फॉलो करें, तो काफ़ी हद तक आज भी जो हमारे सोसाइटी में जो भी जो छोटी छोटी जो बुराइयाँ हैं, जो अंधविश्वास है, वो लोगों से हमेशा हमेशा के लिए फिनिश हो जाएंगी। लेकिन इस तरह की चीज़ों को कोई अपना ज़्यादातर पसंद नहीं करता है। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, तो उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनके बारे में नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्मिक सुधारों में विश्वास, कॉन्फिडेंस एंड इन पर्सनल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे गोखले एक कोरे उदारवाद आदर्शवादी नहीं, गोखले वाज नॉट ए होली रिबलर आइडियलिस्ट, बट व्यवहारिक आदर्शवादी थे, जैसे प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट। यानी कि वो चीज़ें सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं करते थे, वो चीज़ें जो कहते थे, यानी कि जो करते थे उसी के आधार पर वो चीज़ें वहाँ पे रखते थे, बोलते थे। कुछ ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे लीडर्स आपने प्रेजेंट में देखे होंगे, कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन उस समय पे जितने भी सामाजिक सुधारक थे, जो लीडरशिप थे वहाँ थे, गोखले ने निभाई थी। वहाँ पे गोखले जी जो भी अपने जीवन में, जो भी अपने वहाँ पे मतलब व्यवहार में प्रैक्टिकली उसको यूज़ करते थे, वही चीज़ें वो बोलते थे करने के लिए। तो काफ़ी हद तक उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो इकट्ठा किया हुआ था, तो वे अपने समय के स्थितियों की यथार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे। वो रियलिस्टिक जो उनका जीवन था उससे परिचित थे, उससे इंट्रोड्यूस थे, उन्हें पता था कि क्या प्रैक्टिकली हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं अपने देश में। और तथा उनकी यथार्थ को पहचान कर वे ब्रिटिश शासन से सौहार्दपूर्ण संबंधों के माध्यम से भी आवश्यक शासकीय प्रशासकीय सुधारों के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा था कि उदारवादी ही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके आधार पर हम ब्रिटिश शासन से भी अपने लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव होकर के हम उनसे कुछ भी ऐसे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा वेलफेयर कुछ ऐसा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधानवाद में विश्वास, बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जिस तरीके से दोनों ही दलों, नरम दल और गरम दल में बहुत सम्मानजनक उन्हें पद प्राप्त था, उनके हर काम को वहाँ पे रखा जाता था, उनके हर बात को उन दोनों ही दल उतनी ही तरीके से एक्सेप्ट करते थे, लेकिन उनके साथ साथ ही वो अपनी हर एक बात में फुल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म
जो थे वो बोलते थे कि हमें जो भी काम करना है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के करना है, और कॉन्स्टिट्यूशंस में जो चीज़ लिखी हुई है उसके आधार पर ही, जो नियम कानून गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं उनके आधार पर ही काम करना होता है। इलीगल कुछ भी नहीं है। हम कितने में मूवमेंट करेंगे, सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको उनका उन्मूलन करेंगे, उनको डिसमिस करेंगे, उनको फिनिश करेंगे, लेकिन एक ही बात है कि वहाँ पे जो संविधान है उसमें विश्वास था उनका। तो गोखले अपनी उदारवादी मान्यताओं के कारण भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति हेतु, यानी कि खुद के सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, वो शांतिपूर्ण, अहिंसक और संवैधानिक मामलों जो साधन है उनके प्रयोग को ही उचित मानते थे। यानी कि कहीं भी वो एग्रेसिव होकर के काम करने में विश्वास नहीं रखते थे। वो उनका जो बिलीव्स था, उनके जो फैथ थे वो उसी में था कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से नॉन वायलेंट होकर के मूवमेंट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनके मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करेंगे, और फिर सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अपनी जो प्रेजेंटेशन है हमारी वो हम वहाँ पे रखेंगे। तो उनके समय में उग्र तरीकों को अपनाकर उसे सफलतापूर्वक चुनौती देना और उसे उनके माध्यम से ही आतंकित कर भारत के लिए स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना वहाँ पे था कि सेल्फ गवर्नमेंट हमें लेनी है, लेकिन वहाँ पे एग्रेसिव होकर के एक्टिविटी नहीं दिखानी है। वहाँ पे बहुत ही पीसफुल माइंड से, बहुत ही पीसफुल तरीके से मूवमेंट करना है, कुछ भी वॉलेंटली एक्टिविटी वहाँ पे नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमारा जो टारगेट था स्वशासन का वो लेने का था गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीति का अध्यात्म करने की, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए वो पॉलिटिक्स को हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे, हिस्टोरिकल बेस पर उन्होंने जब स्टडी किया तो काफ़ी हद तक वो मॉडर्नाइजेशन में ही यकीन करते थे कि हिस्ट्री से चीज़ें उठाओ और वहाँ से सीखो और मॉडर्न तरीके से उसको करना सीखो। तो वह मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी हद तक बिलीव करते थे। तो अपने नैतिक आग्रहों के कारण गोखले ने राजनीति के क्षेत्र में, यानी कि जो पॉलिटिकल जो एरिया था वो काफ़ी हद तक बैकग्राउंड था, उसका जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी हद तक बैकवर्ड था। वो चाहते थे कि जो पॉलिटिकल का जो एरिया है, जो पॉलिटिक्स का एरिया है, चाहे इलेक्शंस लड़ने की बात हो या सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की बात हो, वहाँ पे उनको थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए। जो भी उनके एलिमेंट्स है, जो भी मेटल्स है यूज़ करने की, वहाँ पे प्योरिटी की जो वहाँ पे अवधारणा है उसकी प्रतिष्ठा हो, उसमें फेथ हो, उसमें बिलीव्स हो। और उनकी इस अवधारणा ने महात्मा गांधी को उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने के लिए प्रेरित किया। यानी कि वहाँ पे महात्मा गांधी जी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग थी एक पॉलिटिकल व्यूज़ को लेकर के काफ़ी हद तक मॉडर्नाइजेशन के बेस पर थी। वो कुछ भी हिस्ट्री से मतलब कुछ भी ऐसा बैकवर्ड ओपिनियन उनका नहीं था कि कुछ भी मतलब उसको रिप्लेस करना है, उसको मॉडर्नाइजेशन तरीके से करते हुए एक डेवलप फेज में लेके जाना है। तो उनके द्वारा स्थापित भारत सेवक संघ का भी यही उद्देश्य था, यानी कि उन्होंने जो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था, एक सेवक संघ, तो वहाँ पर भी उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि हर तरीके से हमें मॉडर्न जो हमारे थिंकिंग है उसको हमें जागृत करना है, और जो हमारा यूथ है वो प्रॉपर रूप से एक बैकवर्ड ना होते हुए अच्छी थिंकिंग के साथ हमें यहाँ पे मूवमेंट में उन्होंने एक तरीके से अपना जो स्टेबल है, जो वहाँ पे वर्क करने हैं वो करें। नेक्स्ट यहाँ पे है जन कल्याणकारी कार्यों पर बल, एम्फेसिस ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क। देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की जब हम बात करते हैं तो समाज से रिलेटेड आर्थिक, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या किसी भी लेवल की हो, तो वहाँ पे वेलफेयर से रिलेटेड वर्क उनके हमेशा देखे जा सकते हैं। तो गोखले भारतीय स्वशासन के लक्ष्य की प्राप्ति सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक समझते थे कि हमारी जो सेल्फ गवर्नमेंट, हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी, हम खुद के जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, उनके लिए हम काम करेंगे, उनके लिए हमारी प्लानिंग होगी, क्योंकि हम उसी फील्ड से हैं, उसी फील्ड से रिलेट करते हैं। तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमसे बढ़कर वो कोई नहीं जानता है। तो ब्रिटिश एम्पायर के सामने ये रखते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, उसके आधार पर हम जो भी प्लानिंग करेंगे हमारी खुद की होनी चाहिए। वहाँ पर जो भी हम चाहे वो इकोनॉमी हो, फाइनेंशियली जब भी स्ट्रॉन्ग होना है, कैसे वहाँ पर एक्टिविटी रखनी है, कैसे वहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है, हर डिपार्टमेंट के लिए वो हम अपने आप करेंगे। तो क्योंकि तभी सार्वजनिक वित्त का अधिकांश भाग जो है प्रशासकीय या सैन्य जो भी वहाँ पे फोर्स की जो नीडेड थी उनको प्रोवाइड हेतु जितनी भी मतलब प्रोवाइड कराने के लिए जितने भी एक्स्ट्रा जो वहाँ पे खर्चा था उसको जाने बजाय उसको जानने के अलावा उन्होंने जन कल्याण कार्यों में किए जाने की वहाँ पे व्यवस्था भी मतलब की। तो प्रॉपर रूप से वो ये कहते थे कि वेलफेयर के लिए काम करना है, चाहे इसमें कितना ही पैसा क्यों ना लग जाए, चाहे हमें अलग से ही क्यों अलग से मतलब डेथ ले लो, लेकिन वहाँ पे वेलफेयर के लिए काम करना है, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना है। तो प्रॉपर रूप से वहाँ पे जन कल्याणकारी जो कार्य थे उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। जन कल्याण से रिलेटेड वहाँ पे चाहे एजुकेशन की बात हो, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन को ही वहाँ पे प्रेफर रखा है
कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक यूथ के लिए, हर एक जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने ज़्यादा एजुकेशन वहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो लोगों में जो भी अंधविश्वास है, जो भी रूढ़िवादी जो फीलिंग्स हैं, वो अपने आप ही फिनिश हो जाएंगी। नेक्स्ट, एक सफल विधायक, एक सक्सेसफुल लेजिस्लेटर। तो यहाँ पे गोखले सिर्फ एक महान उदारवादी नेता ही नहीं थे, बल्कि एक सफल विधायक भी थे। तो विधायक का मतलब होता है लेजिस्लेटर, जो नियम कानून वगैरह बनाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे रूल को मैनेज करते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे, तथा इस रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छे सार्थक भूमिका का निर्वाह किया। इस दृष्टि से उनके चरित्र में 3 वैल्यूज़ भी थी, जिनका बेस था, जो बेसिक वैल्यूज़ वो फॉलो करते थे। पहला था सूक्ष्म परीक्षण, यानी कि बहुत ही नैरो टेस्टिंग, एक तरीके से सबटल टेस्टिंग। दूसरा था सबल अभिव्यक्ति, यानी कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन। एंड तीसरा आडंबर रहित शिष्टाचार, यानी कि एंड थर्ड वाज ए क्यूरियोसिटी। लोगों के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी थी किसी भी चीज़ को लेकर के, जो आडंबर थे, वो उनका हमेशा के लिए फिनिश करना चाहते थे। तो इस तरह की उनकी प्रॉपर रूप से जो थिंकिंग थी, वो ये दर्शाती है कि उन्होंने भारत के या राजनीति विज्ञान में उनका क्या योगदान रहा है। तो प्रॉपर रूप से आज यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले के जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए और एक सोसाइटी के लिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।